Hello, friends. A warm welcome. And before getting into the real topics and also some ideas, I'll be talking about how Naga issue is there. Since independence, there are so many Naga groups have there, and they have signed several pacts with the government of India. लेकिन फिर भी it is one of the longest running insurgency जो अभी तक successful नहीं हुई है. I'm Vikas Bhardwaj, and welcome to Ansarkari. And we are talking about general studies and also related topics in simple, lucid words without any kind of uh, beating around the bush, so that you can create a sustain with a very clear mindset for the examination perspective कि आखिर एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डेवलप दैट पर्सपेक्टिव. वो सोच हमारी साथ साथ में डेवलप कैसे होगी विदाउट बीइंग talking here and there. So June 1947 में सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ. That was Naga Akbar Haidari agreement that was signed by the Naga National Convention and the governor of Assam. उसमें क्या बोला गया? एग्रीमेंट बोला गया the right of the Nagas is there to develop themselves according to the freely expressed wishes. उसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया. कैच क्या था? कैच ये था गवर्नर ऑफ असम को ये माना गया ही इज द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. And then government of India, or you can say union, will have the special responsibility for 10 years to ensure कि ये एग्रीमेंट माना जाए. इस एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद ये बात की गई कि नागा काउंसिल से आस्क किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा वेदर दे रिक्वायर द अबव एग्रीमेंट टू बी एक्सटेंडेड फर्दर और नॉट. लेकिन नहीं हो पाया कुछ भी ऐसा. फिर जून 1960 में दोबारा एक एग्रीमेंट हुआ, 16 पॉइंट एग्रीमेंट विद द नागा पीपल्स कन्वेंशन. यानी आप देखिए, एक बात शुरू हुई, फिर वो चली, उसके बाद हमने उसको डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर लिया. सो नागालैंड को एक स्टेट के फॉर्म में बनाया गया. आपको पता होना चाहिए व्हेन नागालैंड बिकम अ स्टेट एंड इट बिकेम अंडर द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. यानी कि एग्रीमेंट में क्या बोला गया? एग्रीमेंट में बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन पार्लियामेंट विल नॉट बी पासिंग यू नो any law which will be affecting the provisions that shall have legal force in Nagaland unless specially applied to it by the majority vote of the Nagaland Assembly. यानी लेजिटिमेट हमने उनको लेजिटिमेट आई शुड से वैल्यू दी. कोई भी ऐसी बात जो रिलीजियस सोशल प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई है, कोई भी ऐसी बात जो कस्टमरी लॉज और प्रोसीजर से जुड़ी हुई है, कोई भी ऐसी बात जो सिविल और क्रिमिनल जस्टिस से जुड़ी हुई है, उसको हमने जोड़ा. लेकिन नागा लीडर्स ने एक्सप्रेस किया कि भाई नागास जो कॉन्टिजियस एरियाज में रहते हैं वो सब भी इसमें जोड़े जाने चाहिए, यानी ग्रेटर नागालैंड बनना चाहिए. जब ये उन्हें बताया गया दैट आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो बात करते हैं किसी भी स्टेट की बाउंड्री के कम या ज्यादा होने की बात करते हैं, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उसका कमिटमेंट वो अभी दे दे. फिर से मामला अटक गया. देन 1964 सीज फायर एग्रीमेंट हुआ. एग्रीमेंट हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला बहुत अच्छा, वी एग्री दैट यू वांट पीस, वी आल्सो वांट पीस, एंड हम रिप्रेजेंटेटिव्स को डिप्यूट करेंगे जो कि डिस्कस करेंगे और सारी की सारी कंडीशंस और सारा चीजें फैसिलिटेट करेंगे. सो फ्रॉम सितंबर 1964 सीज फायर एग्रीमेंट हो गया. कोई भी फोर्सेस, कोई जंगल ऑपरेशंस, कोई रेडिंग ऑफ कैंप्स, कोई अंडरग्राउंड कैंप्स, कोई पेट्रोलिंग जो कि सिक्योरिटी पोस्ट के कुछ रिलेटेड एरिया से बियॉन्ड नहीं की जाएगी, ना ऐसे गांवों को सर्च किया जाएगा. सब कुछ जो होना चाहिए वो बात की गई. नाउ द कैच ये था कि ऑपरेशन विल बी सस्पेंडेड, लेकिन नागा इंसर्जेंसी ग्रुप्स कोई स्नाइपिंग, कोई एम्बुशिंग, कोई फाइंस को इम्पोज नहीं करेंगे, कोई किडनैपिंग नहीं करेंगे, कोई रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, कोई भी सैबोटेज एक्टिविटीज नहीं करेंगे. तो फिर भैया खाएंगे क्या? कोई फायरिंग नहीं करेंगे सिक्योरिटी पोस्ट के, तो फिर एनिमिसिटी कैसे खत्म होगी? कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, कोई भी सिक्योरिटी पोस्ट, इन सबको भी वो नहीं करेंगे. उसके बाद 1975 में हुआ शेलोंग एग्रीमेंट बिटवीन नागालैंड गवर्नर एलपी सिंह एंड अंडरग्राउंड लीडर्स. इसमें भी बात हुई कि भाई शांति सौहार्द आगे बढ़ा जाएगा. डिटेल्स की बात की गई. और कैच क्या था इसके अंदर भी? भाई यही था कि अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें सपोर्ट करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस करें और पूरे मुद्दे को खत्म करके राइट जगह लेके आए. लेकिन फिर से वही बात, और ये बात करते करते हम 2015 में पहुंच जाते हैं, जब द प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट नागा ग्रुप्स और अटेम्प्टेड पीस की बात करते हैं. अभी आपने पिछले कुछ लेक्चर्स देखे होंगे, हमने खुद बात की थी कि कैसे अभी तक हमें पीस नहीं मिली है, कैसे अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है. आई थिंक द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, Ravi sir, he is there. He was previously in Nagaland only.
So with these ideas, let's go back and have a look at the newspaper. So whenever our honorable, union law minister says collegium system is opaque, then present CJI, we will talk about it when the time comes. He believes it is not opaque. It is the point of the executive which says it is opaque कि वो transparent नहीं है, लेकिन judiciary ऐसा नहीं कहती, judiciary ऐसा मानती भी नहीं। अगर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दें कि जुडिशरी अगर बताएगी रोड कहाँ बननी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। We will see, we have seen and we have discussed in couple of cases also, judiciary comes into picture when the government of India or by any means executive is not able to take the right action. दूसरा, if I take up some other key point, then pensions and jobs की बात होती है, जब चुनाव की बात आती है, एंटी एम्बेसी फैक्टर को रोकना होता है। लेकिन हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि क्या क्या बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, तो आपको उसको जोड़ना है कि समाज की रिक्वायरमेंट क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज क्या ऑफर करती हैं, और उसके बाद आप देखिए कि उसमें होता क्या है। यूक्रेन वॉर, एनर्जी क्राइसिस हो रही है, एनर्जी क्राइसिस COP27 से जुड़ी हुई है, शार्म अल शेख इजिप्ट में जो हो रहा है उससे जुड़ी हुई बात है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका कोई एक क्या शॉर्ट टर्म आपको सोल्यूशन दिखाई देता है क्या, उसको आपको इमीडिएट सोल्यूशन दिखाई देता है? उसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन एकदम से नहीं है। गोइंग फर्दर, बिकॉज we are picking up key areas, we are picking up only key concepts, we are not doing the current affair as such जैसे सब करते हैं, उसमें कोई खास लाभ नहीं है, उससे हमारे की आइडियाज निकल कर नहीं आते। So we are talking about late BV Rao, BV Rao sir. BV Rao sir is seen as father of Indian poultry industry. He was given Padma Shri, and इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री को मॉडर्न साइंटिफिक आइडियाज देने के लिए हम BV Rao sir को we pay our respect and homage to him. यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल लोक अदालत। आप नालसा को गूगल कीजिए, देखिए नालसा की वेबसाइट पे जाइए, NALSA, डू चेकआउट कि नालसा क्या रोल करती है। प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार नालसा का एलिजिबिलिटी के ऊपर, और क्या फ्री में है, क्या सर्विसेज फ्री हैं, या कोई उसको वो करता है, तो वो सारी चीजें आ चुकी हैं, तो प्लीज उसको देखिएगा, दैट विल बी मेकिंग अ डिफरेंस। द प्रेजेंट photograph on the screen, it is showing about the Union Minister Hardeep Puri, who is visiting the new Parliament site, and कैसे sustainable state of the art building architecture element से बन रही है। It is inspired by the ancient Indian art architecture, and also you can say a national emblem is made of bronze and it is weighing around 10,000 kg. तो ये सारी चीज आप देख सकते हैं। It is expected to be ready by the end of the year, and many thousands of people are working round the clock for it. पराली की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टबल बर्निंग। ये देखिए कैसे सुपर सीडर मशीन के साथ संगरूर डिस्ट्रिक्ट में दिखा रहे हैं कि भाई स्टबल बर्निंग जो है वो इंसिडेंट्स पंजाब में, मैं ऑलरेडी आई डिस्कस, दे आर मच मोर हायर, एंड वी विल बी टॉकिंग। हमें इसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि कैसे ज्योग्राफिकली, कैसे पॉलिटिकली क्या क्या इसके साथ इश्यूज रिलेटेड हैं।
The children of Moby, very horrible accident, and we all grieve, and we all, it was a very, very sad event. So you must make sure, हमने इसीलिए गवर्नेंस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो अर्बनाइजेशन, इस पे हमने कुछ एलिमेंट्स पे डिस्कस किया था. So the question again arises that uh, Delhi is not the only city which is have suffering from pollution, but the pollution must have a sustainable solution. आप चाहे फिर उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन से लेकर बाकी दिल्ली में जो, दिल्ली में भी क्या, देर आर मेनी मोर सिटीज ऑल्सो विच आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम पोल्यूशन, बट देन वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ सस्टेनेबल, आई शुड से सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर इट. और सिर्फ पीस मील सोल्यूशन से बात नहीं बनेगी, बिकॉज अगेन अगेन दिस इशू इज कमिंग अप. फॉर एग्जाम्पल सफर की बात की गई थी. सफर मीन्स सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च. सफर एक कॉन्सेप्ट है, और सफर की बात की गई थी. सफर जो है एक प्रोजेक्ट है, कंसीव किया गया, डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. लेकिन अब उससे ही सिर्फ हो जाएगा, या उसके अलावा और हमें क्या चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा. सफर्स मेजर रोल करता है प्ले एयर क्वालिटी को बताने में, बट देन पीटी के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं तो आपको स्मोक पता होना चाहिए. इस बार तो खैर मेंस के अंदर जो है फोटोकेमिकल स्मोक के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया था. तो स्मोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. स्मोक आप प्रीलिम्स के हिसाब से स्मोक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए हाउ स्मोक वर्क्स एंड व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मोक. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एनुअल जो पीएम 2.5 एवरेज है दिल्ली में, वो 9 से 100 जो इतने हाई रेंज के अंदर वो जो होवरिंग करता है, वो हमें देखना पड़ेगा उसको कम कैसे किया जाए. एंड देन to make things better, we have to look for some sustainable solutions. That's what I want to convey. We already discussed this, because through this lecture I'm finding that we are revising actually many new ideas, and we are not finding much new to discuss. So that is why we are going with this. फ्रॉम द वर्ल्ड न्यूज पर्सपेक्टिव वी मस्ट नो द जोग्राफिकल लोकेशंस. मैं आपको बार बार बोलता हूँ, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे फिर वो अफगानिस्तान हो, चाहे फिर वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे फिर वो टर्की हो, चाहे फिर वो रूट हो ब्लैक सी से, जो यूक्रेन से रूट जा रहा है, हमें बार बार देखना है, हमें समझना है. हमें जो है उसको वी मस्ट मेक ए नोट ऑफ इट, और रेलेवेंट पॉइंट्स को हमें एटलस खोलकर साथ में बना लेना है. वी shouldn't be going into very very details, but we must know the basic things very in a very crisp and clear manner. For example, while this movie by Umesh Kulkarni ji, A Murder in a Courtroom, it is basically talking about violence when the court is not able to give justice. तो उसके अंदर जो लेडीज हैं, जैसे फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, वो लेडीज जो हैं, वो जो बंदा जो गलत होता है उसको खुद ही कोर्ट रूम में वो लिंच कर देती हैं. सो दैट इज ऑन व्हाट विनायक कुलकर्णी जी ने मूवी बनाई. एंड देन रियल पीपल उसके अंदर लिए, डॉक्यूमेंट्री कम फिल्म है ये. तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं कि हाउ रियल सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो पॉलिटिकल जो रियलिटी है वो दिखाई देती है. सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी हमें दिखाई देती है डॉक्यू ड्रामा के थ्रू, और वो प्लेटफॉर्म जो है वो हमें इंस्पायर भी करता है, और हमें सोशल सेंसिटाइजेशन से रियलिटी भी दिखाता है. ईला भट्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट ईला मैम, that her life is how her life is a message, and how she committed herself for the service of society, and she was a role model for social and economic revolutions. Similarly, अगर आपको वैसे बिना पढ़े भी अगर आपको एग्जांपल देना हो, तो केस ऑफ इंडियन मार्वल्स, ये इंग्लिश में भी है. वैसे आप हिंदी अगर आपका सब माध्यम है तो तब भी आप दे सकते हैं, बट देन इन इंग्लिश इट इज फाइन. इट इज टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी. जो डाइवर्सिटी है, रेंज है, जो डेप्थ है इंडिया में फिक्शन की, उसकी बात करता है वो, और वो दर्शाता है कि कैसे रियल सोशल लाइफ के अंदर इंडिया का जो आज का लाइफ है, इंडिया का जो आज का लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर कैसे चीजें होती हैं.
That's all we can see through the Indian Express. We'll move further. कैमल ट्रेड, अगर हम पुष्कर के मेले की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नॉट जस्ट इट इज अ फेयर बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो अब अगर हम बात करें लिवलीहुड के एंगल से, अगर हम बात करें यू नो व्हाट आई शुड से फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनिमल वेलफेयर से लेकर, हम जो है कैमल फेयर जो है सिर्फ कैमल के लिए नहीं है, वो बाकी एनिमल्स के लिए भी है। एंड देन फॉरेन करेंसी जो आती है, फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका सोशियो कल्चरल, सोशियो वेलबींग लाइफ में। आप देखिए तो अब फेयर जो है, पहले कैमल्स, सी ऑफ कैमल्स होता था जैसे कहा जा रहा है। जैसे ऑफिशियल क्लेम दैट कैमल मार्केट वाज हिस्टोरिकली नॉट पार्ट ऑफ पुष्कर फेयर, ये डाउटफुल है। पहले कैमल बहुत ज्यादा आते थे, इस बार तो बिल्कुल ही नहीं आए। 1877 में देयर वर 1500 कैमल्स विच वर कमिंग। एंड देन अर्ली इन द मिडिल एजेस, उससे पहले भी पुष्कर वाज पुष्कर इज अ फ्रिक्वेंटली प्लेस फॉर पिलग्रिमेज। वहाँ भगवान ब्रह्मा का एक बहुत ही विशाल एवं भव्य मंदिर भी है। एंड भीमाराम फ्रॉम रायका कम्युनिटी, रायका, ये RAIK, ये ट्राइबल के हिसाब से आप देख सकते हैं। रायका कम्युनिटी इज ए ट्राइबल, इज अ कम्युनिटी ऑफ कैमल हर्डर्स। एंड देन फीडिंग अब हो रहा है कम, जैसे कि पहले जो है समय के हिसाब से कैमल कम होते जा रहे हैं। एंड देन एक आप लंपी डिजीज जो आई थी उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं। एंड देन आप कह सकते हो कि हमें सोचना चाहिए कि हम कैमल फेयर या जो पुष्कर फेयर है उसको हम कैसे और उसको हम प्रमोट करें, या कैसे हम उसको वो कर सकें। ऑफिशियल्स ने जो है बैन कर दिया क्या ट्रेडिशनल कैमल मार्केट, और उसको मतलब कि लंपी डिजीज की वजह से। तो पॉइंट ये है कि हमें, लेकिन सिर्फ ये लंपी डिजीज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपसे एक सर्किट क्रिएट करने की बात की जाती है, जैसे हमने पहले भी बोला, या हमसे बात की जाती है चीजों को कैसे और आप प्रमोट कर सकते हैं, तो आखिर आप कैसे करेंगे? हाउ यू गोना डू इट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक अवे हियर। आप गूगल करके विकिपीडिया से देख सकते हैं, तो आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट द होल पॉइंट इज how you are going to uh, you know see that, the very important thing is आप इसको कैसे करेंगे। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि 35 किलोमीटर फ्रॉम रिवाड़ी सिटी, हरियाणा में कोसली में जो है एक मेमोरियल है, जहाँ पर मिलिट्री इज पार्ट ऑफ एवरी फैमिली ट्री इन दिस विलेज। नाउ दिस इज अमेजिंग, दिस इज ऑसम, and which must be, which must also inspire you to to make it a point, while not only writing but also putting your best word studies, because ये अपने आप में बहुत ही important और बहुत ही मतलब awesome एक बात है, जिसमें ईमानदारी है, जिसमें एथिक्स है, जिसमें सच्चाई है, और वो चीजों को आगे बढ़ाने में मदद भी करती है।
Now this is all we can say. Okay, we'll move further to the next paper. पहले हमने पहले भी बात की थी, अभी हमने चर्चा की थी कि हाउ वी नीड टू कन्वर्ट और हाउ वी नीड टू ट्रांसलेट एंटी टेरर डिक्लेरेशंस एट यूएन इनटू एक्शंस। हमने बात की थी कि किस तरह से इंडिया इज अ फर्म वोटरी की ऐसा होना चाहिए। इन 1986 इंडिया ने प्रपोज किया था ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, जिसमें बात की गई थी इट विल क्रिमिनलाइज ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, और वो टेररिस्ट को डिनाई करेगा, उनके फाइनेंसर को सपोर्टर्स को डिनाई करेगा एक्सेस टू फंड्स, आर्म्स एंड हेवेंस। इसके बावजूद भी चीजें नहीं हो पाई। पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया जो है, इट वांटेड टू एक्सक्लूड नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल और इंक्लूड स्टेट टेररिज्म, क्योंकि इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को माइंड में लग के ये बात रखी गई। इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को वैसे तो हमने एक दो पॉइंट में थोड़ा थोड़ा कवर किया है, बट स्टिल दोज हु आर कंप्लीटली नॉट अवेयर ऑफ इट, मैं कहूंगा उस पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे। आप वरना एनसीईआरटी जब पॉलिटी की टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें इसका जरूर छोटा सा जिक्र आएगा, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं। एंड देन गल्फ कंट्रीज की बात करें, इस्लामिक स्टेट अभी जैसे राइज हुआ, मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात हम जब इजिप्ट से जुड़ के जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने जो है टेररिस्ट अटैक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यमन में हुए, वो ईरानियन सपोर्ट की मदद से हुए। पैलेस्टीनियन इशू को अब सेंट्रलिटी लूज कर रहा है, पैलेस्तीन को सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए, उनका एक अपना एग्जिस्टेंस होना चाहिए, बात भी थोड़ी थोड़ी हो रही। ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ इसराइल, जेरूसलम को उसकी कैपिटल बनाने की बात कर दी गई, और यूएस ने तो ट्रम्प के टाइम पे वहां पर एम्बेसी खोल दी थी, स्वीकार कर ली थी। तो इंडिया का देख लीजिए गुड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ। तो कोई भी कलेक्टिव एक्शन जब तक टेररिज्म पे नहीं होगा, आप टेररिज्म कहते हैं, मैं उसको नेशनल स्ट्रगल कहता हूँ, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। वॉर ऑन टेरर जब लॉन्च किया गया यूएस के द्वारा, उससे जो है स्टैंड अभी भी इंटरनेशनली डिविसिव है। तो वॉर ऑन इराक, जिससे सद्दाम हुसैन की सरकार, सद्दाम हुसैन को खत्म किया गया था, उससे एक तरीके से सेक्टेरियन टेररिज्म हो गया, यानी आपका टेररिज्म टेररिज्म, मेरा टेररिज्म टेररिज्म नहीं। सीरियन क्राइसिस, सीरिया में भी टेररिज्म जो है उसको पॉलिटिकल स्ट्रगल का नाम दिया गया असद के रेजिम को हटाने के लिए। असद अपने आप को कहने लगे मैं तो डेमोक्रेटिक लीडर हूँ, मैं तो पीपल इलेक्टेड लीडर हूँ, तो एक ग्रुप उनके अगेंस्ट है, एक ग्रुप उनके फेवर में है। कुछ ग्रुप्स को वेस्टर्न ने सपोर्ट किया, कुछ ग्रुप को रशिया ने सपोर्ट किया, तो सारी जगह आप देखोगे चीजें ऐसे ही डिवाइडेड हैं। ऐसे ही जो है इमरजेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट इराकी सीरियन टेरिटरी पे जो हुआ, वो टर्की, टर्की का भी है अपने जियो पॉलिटिकल फायदों के लिए, रशिया का भी है, चचेनिया में आप देख लीजिए जैसे हुआ। तो इस्लामिक स्टेट के राइज को मदद की गई पहले ताकि सीरिया को अनसेटल किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, स्पेशली इन द नॉर्थन कॉकासस रीजन। आप जरा एक बार एटलस खोल के देखिए मिडिल ईस्ट और ऊपर के रीजन को, तो आपको पता लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिमिलरली आप अफगानिस्तान की अब बात कर लीजिए, तालिबान आ गया, तो तालिबान को अब टेररिस्ट आप कैसे कहोगे? सरकार बनाने का मौका तो यूएस ने ही दिया, दोहा एग्रीमेंट किए। तो टेरर को यूज किया हमने प्रोग्रेसिवली, ग्रिप को कंट्रोल करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, लॉजिक को कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। पाकिस्तान डिस्पाइट प्रूवन रिकॉर्ड इन अबेटिंग टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, अभी भी उसको नहीं हुआ। जवाहिरी वहीं मरा, ओसामा बिन लादेन भी वहीं मरा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो पाकिस्तान 2 बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट पे आ चुका है, हमने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें चैलेंजेस बताती हैं कि टेरर को एक डिफिनेशन देने के लिए, टेररिज्म को एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कोड देने के लिए कितना मुश्किल है। जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, ईरान को आपने टेररिस्ट स्टेट बना दिया, पाकिस्तान को आपने बोला नहीं, रशिया को आप टेररिस्ट स्टेट बोलने की बात करते हैं। इससे कलेक्टिव एक्शन जो इंटरनेशनल एक्शन है अगेंस्ट टेररिज्म वो हो नहीं पाएगा। तो चाइनाज कंडक्ट ऑन टेररिज्म वो भी इट सफर्स फ्रॉम जियोपॉलिटिकल एंड डबल स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान की वो हेल्प करता है, जिनजियांग प्रोविंस में खुद ही डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उइगुर्स के खिलाफ, उइगुर्स को टेररिस्ट कहता है। तो इंडिया ने तो बहुत अच्छा किया है, इंडिया हैज डन वेल इन एक्सपोजिंग काउंटर टेररिज्म कमिटी 26/11 अटैक्स इन मुंबई, एंड
ब्रिंगिंग जस्टिस टू द परपेचर्स हु रिमेन प्रोटेक्टेड एंड अनपनिश्ड। जैसे पाकिस्तान की बात करें, हमने यूएन के अंदर बार बार मुद्दा उठाया है, टेररिज्म स्टिल रिव्यू फाइनेंशियल सोर्सेस। यूएन को जो है एफर्ट्स हमने किए, FATF और एगमंट ग्रुप, हमने दोनों जगह हेल्प की। सैंक्शंस में हमने हेल्प की है। इंडिया ने यूएन और बहुत सारे मैकेनिज्म्स को यूज किया है, पर्टिकुलरली इन जबकि एशिया और अफ्रीका में इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स फैल रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का वो मिसयूज कर रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स है, लोन वुल्फ अटैकर्स हैं। तो ये सारी चीजें इंक्लूडिंग इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्रोग्राम प्लेटफॉर्म, दे आर द पोटेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो उनको उनके लिए ऑलरेडी एज वी हैव डिस्कस, बट हियर आई एम गिविंग यू अनदर कॉम्प्रिहेंसिव एलिमेंट कि आप इस पे एक शॉर्ट नोट बनाकर इस लेक्चर को आप समझ कर पढ़कर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ अभी ऑन काउंटरिंग द यूज एंड ऑफ द न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस, उसका मैंने आपको एक समरी बता दी है। बहुत अच्छा आर्टिकल, बहुत अच्छी थिंकिंग से सिंपल तरीके से आया, लेकिन उसको अप्लाई आप कैसे करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दिस कमल सिब्बल सर को मैनी मैनी थैंक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आई वांटेड टू शेयर विद यू। सेकेंडली, आई वांटेड टू शेयर विद यू लास्ट मंथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड के टॉप 2% मोस्ट साइटेड साइंटिस्ट की लिस्ट का रिलीज की। Now India was having 52 scientists out of it, and the idea of ranking this ranking research is to, एक तरह से controversial है, क्योंकि ये क्वालिटी रिसर्च और क्रिएटिविटी को फिर पता नहीं कितना भाव दे पाती है, क्या हो पाता नहीं हो पाता। लेकिन रैंकिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि वो साइंटिफिक एक्सीलेंस आप करते कैसे हैं। द रैंक असाइंड टू साइंटिस्ट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी अदर पब्लिकेशन साइट देयर वर्क। Citing is an important thing. An American information scientist, Eugene Garfield, pioneered the system using citations as the basis for ranking scientists. कितनी जितनी बार आपकी आपको साइट किया जाएगा उतना समझ लीजिए आपकी बात फेमस है, या आप मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलर कह लीजिए, इतना रिलेवेंट कह लीजिए। अब उसके बाद डिजिटल आ गया, साइटेशन बिकम इजीली एक्सेसिबल 90s के बाद। और उसके बाद जो है एक हर्ष इंडेक्स बना साइंटिस्ट की प्रोडक्टिविटी और साइटेशन इम्पैक्ट के लिए। स्टैनफोर्ड रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन द कंपोजिट इंडेक्स और डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स लेती है। लेकिन साइटेशन आर द गुड आर क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ, या जो बात है, आर साइटेशन से गुड इंडिकेटर फॉर द क्वालिटी ऑफ रिसर्च? एविडेंस इतना कंपेलिंग नहीं है। नोबेल प्राइज इन साइंस या मैथमेटिक्स के अंदर वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस दिखाते हैं, लेकिन 47 नोबेल लॉरेट जब हम देखते हैं, सिर्फ 15 वुड गेट द टॉप रैंक अगर एक क्राइटेरिया दिया जाएगा। तो इसलिए हमेशा एक क्राइटेरिया लॉजिकल नहीं है। नन ऑफ द कोई भी नोबेल लॉरेट्स को ये नहीं मिला, आप ऐसा कह सकते हैं। एक्सरसाइज से जो है ये भी पता लगता है कि बहुत सारे और इश्यूज भी बाहर आते हैं। आर्टिफिशियल इन्फ्लेटिंग जो साइटेशंस की वो आ सकती है, एक्सेसिव सेल्फ साइटेशन का गेम भी चल रहा होगा। अपने आप को जैसे हर जगह हर फील्ड में लोग आगे बढ़ाते हैं, हो सकता है यहाँ भी वैसा ही हो रहा हो। तो दिस इज जस्ट एन आइडिया। तो इंडियन साइंटिस्ट को जो किया गया है, तो ये मतलब नहीं है कि उसके अलावा और साइंटिस्ट लॉजिकल या बहुत ज्यादा वो नहीं है। बहुत सारों का बहुत ही अमेजिंग कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो सारे के सारे साइटेशंस की लिमिटेशंस होते हैं, और वो टेम्पर्ड और जुडिशियस एंगल से उसको देखा जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल मेरा देने का पर्पस क्या है, सी सैट, या आपकी कॉम्प्रिहेंशन थिंकिंग अगर डेवलप नहीं होती है इसको पूरे को पढ़कर, तो आप समझ लीजिए कि खतरा है। ऐसे आर्टिकल्स आपको खुद पढ़ने चाहिए, फॉर दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट हेयर। आप पूरा पढ़िए, और फिर आप मेरी बात जो मैंने पुटअप की है, वो मैंने जो समरी पुटअप की है, उससे आप कोशिश कीजिए। यू मस्ट डू इट इन ए प्रेशर जोन, यू मस्ट डू इन ए प्रेशर टाइम जोन, दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू। This is all we can take it from here. Let's go to the Hindu newspaper. So how India is planning to end child marriage? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ पॉइंट्स हम इससे देखना चाहेंगे, बाकी तो चीजें नॉर्मल हैं। तो यानी यूएनएफपीए, यूनिसेफ ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड मैरिज, यूएनएफपीए यूनिसेफ, 10 मिलियन चिल्ड्रन यानी 1 करोड़ बच्चे चाइल्ड ब्राइड्स बन जाएंगे पेंडेमिक की वजह से। इंडिया में चाइल्ड मैरिज रिड्यूस हुई 47%,
फ्रॉम 2005-2006 टू 26% 2015-16, डिक्लाइन हुआ 21% का। तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मैरिड इन चाइल्डहुड, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 12 मिलियन गर्ल्स आर मैरिड पर ईयर, यानी कि 12 मिलियन गर्ल्स आर मैरिड इन इन ए चाइल्ड एज, जहां उन्हें स्कूल में होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तो धज्जियां उड़ जाती हैं ऐसे। और अगर कोई और एक्शन नहीं लिया गया तो ये बढ़कर 150 मिलियन गर्ल्स हो जाएंगी बाई 2030। बहुत ही ट्रैजिक और डिग्रेडिंग है। यानी कि हमें मैरिज, जो मैरिजेबल एज है, दैट इज 18 या 21, उसको रोकना है, कम से कम उतने में रोकना है और आगे भी बढ़ाना है। तो चाइल्ड मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खतरनाक हैं, ना सिर्फ वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इन्फेंट एंड मैटरनल डेथ्स भी हैं, और ऊपर से जो है इट इज डेविस्टेटिंग फॉर द इंडिविजुअल ऑल्सो एंड फॉर सोसाइटी। इंडिया में ट्रेंड डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन हाई परसेंटेज अभी भी है। और पॉपुलेशन क्योंकि हमारी ज़्यादा है, 8 स्टेट्स हैव हाई प्रेवलेंस देन द नेशनल एवरेज। वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा टॉप द लिस्ट। 40% वुमेन एज, यू नो, more than 40% of women aged 20-24 years are married below 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको रोकना। तो इसके लिए जो है स्ट्रॉन्ग लॉज चाहिए। आपसे कोई पूछे कि आप क्या इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, इन्फोर्समेंट चाहिए, आइडियल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड चाहिए, और गर्ल्स को स्कूल भेजिए, और उसके बाद जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाइए, और उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, उनके पास टूल्स दीजिए जिससे वो बात कर सकें। दे मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो रहा है, दे मस्ट बी कॉन्फिडेंट। सो झारखंड में 32%, ये अलग अलग डेटा आपके सामने है, प्लीज यू रीड इट ऑन योर ओन, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट फॉर यू, यू जस्ट रीड इट। द डेटा आपके सामने है कि कौन कौन से स्टेट की क्या हुआ। कोई एग्जाम में नहीं आने वाला डेटा, सिर्फ इसलिए कि आपकी अक्ल में घुसे, आपको समझ में आए कि खतरा इतना ज्यादा है, तब आप कुछ शायद आंसर, अच्छा आंसर लिख पाएंगे। लेकिन पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। उसके बाद जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का रोल भी है, इट इज वेइंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मैरिज। 21 एज करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी कर ही रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन, हेल्थ के सब जुड़े हुए हैं। वेस्ट बंगाल की कन्याश्री है, मैंने भी आपसे मध्य प्रदेश से लेकर बाकी सब जगह की मैंने बात की है, रूपाश्री। फिर उसके बाद जो है बिहार की है, राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है। और हम जो है एक्टिवली उसको कर रहे हैं, जैसे एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया की बात कर रहा है। फिर उसके बाद जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, उसके बाद सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री, मैरिज फ्री विलेजेस हैं जैसे उड़ीसा में है, विच हैज ओवर 12,000 सच विलेजेस इन उड़ीसा विच आर मैरिज फ्री। उसके बाद जो है कर्नाटका की अगर हम बात करें, तो ये सारे एग्जांपल्स आपका एक टॉपिक पूरा कवर कर देते हैं, एक आपका पूरा सेटअप रेडी हो जाता है कि आपको जिसमें समझ आए कि भाई आखिर हो क्या रहा था और होना क्या चाहिए। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब अगर मैं स्नेक बाइट की बात करूं, तो स्नेक बाइट इंडिया में 80% वर्ल्ड के स्नेक बाइट इंडिया में ही होते हैं। दैट इज एज स्टैंडर्डाइज डेथ रेट की अगर इंडिया में बात की जाएगी तो 4/1 लाख, विच इज अमंग द हाईएस्ट ग्लोबली। तो सोमालिया जो है सिर्फ उसका हाईयर डेथ रेट है इंडिया से। इंडिया में राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का हाईयर एज स्टैंडर्डाइज डेथ रेट है। और इतने डेथ रेट्स के बावजूद कोई नेशनल स्ट्रेटजी नहीं है टू डिस्कस द टू एड्रेस द बर्डन ऑफ स्नेक बाइट्स इन इंडिया। फोकस क्या होना चाहिए? प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, एक्सेस टू बोथ क्वालिटी केयर अक्रॉस ऑल द ब्लॉक्स, और स्नेक बाइट के लिए जो है रूरल पुअर को अफेक्ट करता है, तो उसकी उसकी जो है स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, जो कि नहीं है। सोशियो कल्चरल रिलीजियस बिलीफ्स भी इसमें बहुत मैटर करते हैं, और जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। हम भगवान का रूप भी मानते हैं, ऑब्वियसली स्नेक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फोकलोर, आवर कल्चर, आवर आवर एथिक्स ऑल्सो। लेकिन जो है हमें थोड़ा रेशनली देखना होगा, और उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और जो है इंडिया का मतलब इसमें इंडिया इंडिया मस्ट हैव अ रोल इन इनटू इट, एंड दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर। इसमें आप अलग अलग इनोवेटिव आइडिया बोल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब स्नेक का पता होना चाहिए, सारे स्नेक्स क्योंकि वेनेमस नहीं होते, हम सारे स्नेक कोबरा नहीं होते, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे तो हार्मलेस भी होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट इसके लिए भी कुछ एक स्टैंडर्ड, एक जो है आईसीएमआर, और उसके बाद जो है साथ में आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, वाइल्ड, WWF, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दैट्स व्हाट आई मीन टू से, और बाकियों को भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए। So this is all because we are not finding much here also.
So let me see if I can find some more points for you before we wind up the lecture. So that's all for the day. There are no more points as such. Please do revise, pick up, and do connect the ideas, because that is the whole way to do it. There is no shortcut. There is always a sensationalism. जब हम सोचते हैं कि चीजें आसानी से हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं. आप कंसिस्टेंसी के साथ आप स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, लॉजिकल कीजिए. गेट बैक टू मी विद ऑल योर पॉइंट्स एंड आइडियाज एंड वी विल डिस्कस देम फॉर श्योर. Thank you very much. Wishing all of you all the best.